जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्लास 9 चैप्टर 2 का 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम शुद्ध पदार्थ के 2 पार्ट तत्व और यौगिक के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्व के बारे में। तो रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व है और यौगिक में पदार्थ को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे तत्व के बारे में। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट बोयल थे। तो सबसे पहले तत्व शब्द का जो उपयोग किया था उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट बोयल। परिभाषा देखेंगे हम। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एंटोनी लॉरेंट लवाजी ने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा तत्व की परिभाषा को प्रतिपादित किया था। वर्तमान में अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं? पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट है, बाकी प्रयोगशाला में मानव निर्मित है। इनमें से अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु कुछ तत्व जैसे पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैलियम तथा सीजियम जैसे कुछ तत्व कमरे से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 11 तत्व कुछ ऐसे हैं 118 में से जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। ये सारे के सारे गैस अवस्था में पाए जाने वाले कुछ तत्व हैं। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तत्वों को आगे फिर हम डिवाइड करते हैं धातु, अधातु और उपधातु के अंदर। तत्वों को फिर आगे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया, धातु, अधातु और उपधातु के अंदर। हम देखेंगे कि धातुएं किसको बोलते हैं। तो धातुएं उन तत्वों को धातु बोलेंगे जो निम्न प्रकार के गुण रखते हो। कैसे गुण? फर्स्ट, धातुएं चमकीले होते हैं, तो ऐसे तत्व 2 चमकीले होते हैं, धातुएं कहलाएंगी। धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? और ऊष्मा की सुचालक। तो जितने भी तत्व हैं जो धातुएं कहलाएंगी यदि वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होंगी? सुचालक होंगी। लेकिन लेड एकमात्र एक ऐसी धातु जो क्या है? कुचालक अवस्था में पाई जाती है। लो टेम्परेचर पर यह कंडक्टर के जैसा व्यवहार करती है और हाई टेम्परेचर पर यह बेड कंडक्टर के जैसा व्यवहार करती है। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य अर्थात इन्हें खींचकर क्या कर सकते हैं? हम तार बनाए जा सकते हैं। तो तन्यता वह गुण है जिससे हम किसी भी धातु को खींचकर हम तार बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है वो होती है गोल्ड की, और उससे कम होती है हमारी सिल्वर की। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कि तन्यता किसकी होती है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा गोल्ड। धातुएं आघातवर्धक होती है, अर्थात इन्हें पीटकर लंबी लंबी चादरें बनाई जा सकती है। तो गोल्ड सबसे ज्यादा आघातवर्धक है और सिल्वर उससे कम, सेम हो जाएगा। धातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, अर्थात चोट मारने पर आवाज पैदा करती है। तो धातुओं का ये विषय 5 गुण हो गए। पहला गुण चमकीली होती है, विद्युत की सुचालक होती है। उसके अलावा हम देखें तो ये तन्य होती है, आघातवर्धनीय होती है और प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। तो इस प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं उन सभी एलिमेंट को हम बोलेंगे कि ये धातुएं हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि लोहा एक धातु है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, चांदी, सोडियम और पोटेशियम। ये कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए रैंडमली जो किसके हैं? धातुएं कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आएगा धातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा अर्थात Hg, पारा हम मरकरी को लिखते हैं Hg से, एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये मरकरी हमारी हो जाएगी जो कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर है 80, अर्थात 80 नंबर पे आती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मरकरी का हम देखें तो -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह सॉलिड स्टेट के अंदर रहती है और -37 डिग्री सेल्सियस पर यह लिक्विड अवस्था में होती है। तो थोड़े से टेम्परेचर गैप के अंदर क्या है? सॉलिड और लिक्विड अवस्था में अलग अलग रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा गैलियम।
गैलियम एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर यह मेल्ट हो जाती है, अर्थात पिघल जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो लगभग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे भी कम होता है। और इसलिए गैलियम को जो हथेली में रखा जाता है तो यह क्या करता है, पिघल जाता है। फ्रांसियम एकमात्र ऐसा रेडियोएक्टिव द्रव धातु है। नेक्स्ट हमारा आता है धातुएं कठोर होती है, परंतु इसका अपवाद है। धातुएं कठोर होती है, परंतु सोडियम एक धातु है, परंतु यह मुलायम अवस्था के अंदर पाई जाती है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये कुछ अपवाद स्वरूप है, जैसे फ्रांसियम, सोडियम, गैलियम और मरकरी। ये कुछ सामान्य धातुओं से कुछ विशेष अलग से गुण रखती हैं, इसलिए हमने इनको स्टार से मार्क किया है। नेक्स्ट हमारा आता है अधातु। वे तत्व जो निम्न प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं अधातु कहलाते हैं। सामान्य जो धातु नहीं है वो अधातु या उपधातु की श्रेणी में आएंगे, जो निम्न प्रकार के गुण रखते हैं वो अधातु की श्रेणी के अंदर आएंगे। तो ये धातु का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ताप तथा विद्युत की कुचालक हो जाएगी, परंतु धातु ताप और ऊष्मा की क्या थी, सुचालक थी, ये हमारा हो जाएगा कुचालक। ये चमकीली प्रतिध्वनि पूर्णतः अगाध वर्धन नहीं होती है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा धातु का हमारा अधातु। ये विभिन्न रंगों की हो सकती है और पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखें पी ब्लॉक के अंदर लगभग अधातुएं पाई जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सारी की सारी क्या है, अधातुएं हैं। ब्रोमीन ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दो हमारा स्टार पॉइंट हो गया। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछी जाए तो वो हमारा मरकरी हो जाएगा, और अगर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछी जाए तो वो हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। तो ब्रोमीन हमारी होगी अधातु, और धातु पूछी जाए तो वो हमारी हो जाएगी मरकरी। तो ये कुछ की पॉइंट है। उपधातु, नाम से पता चल रहा है धातु और अधातु के बीच में जो गुण प्रदर्शित करेगा वो क्या होना जाएगा, उपधातु। तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम बोलेंगे उपधातु। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टेटाइन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है उपधातु के। इन एग्जाम्पल को याद करने की हमारी ट्रिक है जो इस प्रकार है, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। इस ट्रिक से आप इनको याद कर पाओगे। तो बोले से हमारा हो जाएगा बोरोन, शिव से हमारा हो जाएगा सिलिकॉन, ऐसे से हो जाएगा एस्टेटाइन, आर्सेनिक, तेरी से हो जाएगा टेलुरियम और आत्मा से हमारा हो जाएगा एस्टेटाइन। तो एग्जाम्पल है उपधातु के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था यौगिक। तो सबसे पहले हमने तत्वों को देख लिया, अब हम देखेंगे यौगिक को। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बनता है उसे हम बोलेंगे यौगिक। तो हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक जब तत्व एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दो तत्व मिलते हैं तो हमारा वाटर बन जाएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड यौगिक बनेगा। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन सल्फाइड, ये के सारे एग्जाम्पल है यौगिक के। नीचे हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा जल हो जाएगा यौगिक और H2O2 ये हमारे हो जाएंगे तत्व। इसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने यौगिक के बारे में पढ़ा और पिछली वीडियो के अंदर हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा है। तो अब हम यौगिक तथा मिश्रण दोनों के अंदर हम डिफरेंस समझेंगे कि ये दोनों गुणों में किस प्रकार की भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड दो कंटेनर ले लिए। फर्स्ट कंटेनर का हमने आयरन और सल्फर का क्या किया, एक मिक्सचर तैयार किया हुआ है और दोनों को मिक्स किया हुआ है जिससे हमें आयरन और सल्फर का मिश्रण प्राप्त हुआ। दूसरे जो कंटेनर है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, आयरन और सल्फर दोनों के मिक्सचर को हीट जलाकर एक नया यौगिक आयरन सल्फाइड बनाया है। ठीक है, आयरन और सल्फर को जब हीट देंगे तो दोनों रिएक्शन करके एक यौगिक बनाएंगे जो कि है आयरन सल्फाइड, एक नया यौगिक बनेगा आयरन सल्फाइड। यहाँ तो हमने देखा कि जब आयरन और सल्फर को बिना हीट के एक दूसरे के अंदर मिक्स किया तो मिश्रण तैयार हुआ, और आयरन और सल्फर को एक दूसरे के साथ हीट देके जो नया यौगिक बना वो हमारा हो जाएगा आयरन सल्फाइड। तो अब इन दोनों के अंदर गुणों में किस प्रकार भिन्नता प्रदर्शित होती है वो हम देखेंगे। तो मिश्रण और यौगिक में क्या देख रहे हैं हम, डिफरेंस देख रहे हैं मिश्रण और यौगिक के अंदर।
फर्स्ट हमारा हो जाएगा मिश्रण में तत्व केवल मिलते हैं, नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। जैसे हमने आयरन और सल्फर को मिक्स किया तो किसी भी प्रकार का नया यौगिक नहीं बना, केवल जो आयरन और सल्फर है वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होगा, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रण। जबकि यौगिक हमने क्या देखा कि जब दो तत्व एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो नए तत्वों का निर्माण होता है जिसे हम यौगिक बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आयरन प्लस सल्फर अब क्रिया करके किसका निर्माण कर दिया, आयरन सल्फाइड का। तो मिश्रण में किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, जबकि यौगिक में दो तत्व जब रिएक्शन करते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। कंपाउंड का जो संगठन है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग है और उसे हम जैसे मिक्स करेंगे वो चेंज हो जाएगा। परंतु जैसे हमने आयरन सल्फर की अभिक्रिया कराई तो आयरन सल्फाइड बना, जो कि एक नया यौगिक है और इसका संगठन क्या रहता है, पूरे के पूरे जगह एक समान रहता है। तो यहाँ संगठन अलग अलग हो जाएगा और यहाँ एक समान हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है। मिश्रण के अंदर आयरन और जब सल्फर को मिक्स किया गया है तो मिश्रण क्या करता है, आयरन और सल्फर दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। परंतु जब एक यौगिक बन जाता है तो यौगिक क्या करता है, बनने वाला नए यौगिक के गुण को प्रदर्शित करता है, अपने से पूरा जो तत्व है आयरन और सल्फर उनके गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। तो बनने वाले नए पदार्थ के गुणों को प्रदर्शित करता है। घटकों को पृथक किया जा सकता है, एक मिश्रण से पूरा घटकों में जैसे आयरन और सल्फर को वापस प्राप्त किया जा सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक यौगिक को वापस आयरन और सल्फर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, या कुछ विशेष विधियों के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके बाद हम पूर्ण रूप से हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में क्लियर हो जाएंगे और डायरेक्ट हम समझ पाएंगे कि कौन सा एक यौगिक है और कौन सा एक तत्व। जैसे सबसे पहले हमारा आता है, एक नंबर एग्जांपल दिया हमें सोडियम। तो सोडियम हमारा क्या आ जाएगा, एक तत्व है। तो सोडियम हमारा एक तत्व हो जाएगा। इसके बाद मिट्टी के अंदर बहुत सारे चीजों का मिक्सचर है तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रण। उसके बाद चीनी का घोल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण। केवल आपको डिफरेंस बताना है कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक और कौन सा मिश्रण है। तो चांदी Ag47 पे आता है, कौन सा हो गया, एक तत्व है, ये हमारा तत्व हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया यौगिक बना लिया तो ये हमारा यौगिक हो जाएगा। टिन SN, ये हमारा तत्व हो जाएगा। इसी प्रकार सिलिकॉन Si, ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। कोयला, तो ये क्या है, कोयला एक या एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, ये हमारा मिश्रण हो जाएगा। कार्बन तत्व है लेकिन कोयला क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रण हो जाएगा। वायु के कण, धूल कण, सभी गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। साबुन भी क्या है, एक मिश्रण है। CH4 मेथेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। रक्त, ब्लड को हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा। लोहा, आयरन एक तत्व है। दूध हमारा क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार पारा, मरकरी Hg 80 नंबर पे आता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। वायु एक हमारा मिश्रण हो जाएगा। ईंट मिट्टी से मिलकर बनी हुई मिश्रण हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा एक तत्व हो जाएगा। इसी प्रकार जल H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कि क्या होता है, एक यौगिक हो जाता है। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ये कुछ एग्जाम्पल है, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप आसानी से तत्व और यौगिक में डिफरेंस कर पाओगे। तो ये डिफरेंस हो गया मिश्रण और यौगिक में, और यहाँ हमारा हो जाएगा यौगिक। और इससे पहले हमने डिस्कस किया तत्व के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टार किए मैंने, ये इंपॉर्टेंट धातुएं हैं जो कुछ अन्य गुण रखती है अपनी सामान्य धातुओं से। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट।